एडेक्सल फिजिक्स। आज है 1 अगस्त 2023 और इलेक्ट्रिक फील्ड पीएमटी की शीट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, तकरीबन ख़त्म पर है। आज 2-3 सवाल रह गए हैं, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। आपको जो होमवर्क दिया हुआ है उसमें से सिर्फ सारिम ने हमें होमवर्क भेज दिया है, बाकी किसी बच्चे ने नहीं भेजा है, तो आई होप कि आप हमें होमवर्क भी भेजेंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में हम बार बार देख रहे हैं कि 3 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें आइदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दे देते हैं या दो प्लेटें दे देते हैं और उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी होती है। ये सवाल हम बार बार कर चुके हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन पर आ जाए। कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए जो इलेक्ट्रॉन पर लग रही है हाइड्रोजन एटम में। तो आपको पता है बेटा, हाइड्रोजन एटम में केमिस्ट्री में आप जानते हो कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बिटवीन में जो फोर्स है, ये फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। और फोर्स कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज इक्वल होता है, दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। दो मरतबा लिखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस भी दिया हुआ है 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 11 और इसको 9 एक्सपोनेंट 9 के साथ सॉल्व करोगे तो ये भी बिल्कुल फ्री के 3 मार्क्स हैं। तो ये 3 मार्क्स लाइन बनाने के और 3 लाइन फोर्स कैलकुलेट करने के, तो ये 6 मार्क्स मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्री के मार्क्स दिए हैं इसने। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि किसी स्ट्रिंग, किसी वायर के साथ किसी ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं, पेंडुलम बना देते हैं। और पेंडुलम बनाकर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बॉल है, एक स्फेयर है और बॉल और स्फेयर दोनों पर चार्ज है और दोनों पर नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं जनाब प्रोड्यूस करके इनकी बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, उस फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से उस फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से जो जो बॉल है वो लेफ्ट साइड की तरफ डिस्प्लेस हो गई है। अब कह रहे हैं ड्रा ड्रॉ अ फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम। फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बना दें। तो फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बनाना है तो इसके लिए आप देखिए कि इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है जनाब। और ये जो स्पेयर है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इस तरफ। और ये जो वायर है, वायर के अंदर टेंशन है, टेंशन एक्ट कर रही है इस तरफ। तो अभी हम इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ उसने कहा फोर्सेस बनाएंगे। तो ज़रा बेटा आप भी अपने पास इस तरह की फोर्सेस बना लें। वेट ऑफ बॉल एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन स्ट्रिंग में, फोर्स इस तरह। उसके बाद कह रहे हैं जनाब ये वाली इक्वेशन ड्राइव करें। तो ये वाली इक्वेशन 2 मार्क्स की डेरिवेशन है और इस तरह के हम क्वेश्चन कई दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से कराऊंगा। ये होगी जनाब इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। टेंशन का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा और बेटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा। अब आप देखिए कि अगर आप एफ को टी साइन थीटा के बराबर ले लें क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में, और वेट को टी कॉस थीटा के बराबर ले लें। डेरिवेशन जरा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि जैसे पहले करा चुका हूँ। दोनों को डिवाइड कर दें तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, साइन अपॉन कॉस बन जाता है टेन थीटा और डिवाइड वाला वेट माना कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन बेटा मैंने जल्दी जल्दी की है, आज मैंने इस चैप्टर को ख़त्म करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैंने कहा था होमवर्क में आप नहीं कीजिएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से मैंने मना कर दिया था। तो आपको एक कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं कि कभी भी दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में आपको ये बात भी पता है कि उसका जो ग्रेडियंट होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फोर्स डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बल्कि एक और टर्म यूज कर रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ।
कह रहे हैं फोर्स और डिस्टेंस के बिटवीन में एक रिलेशन है और वो रिलेशन इस ग्राफ में नजर आ रहा है। तो उस रिलेशन को आप किस तरह से ऊपर वाली रीडिंग यूज करें और रिलेशनशिप बना के बताएं कि ये किस तरह से ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो जरा यूं देखो बेटा कि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि फोर्स कूलम्स लॉ कहती है के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है जनाब, डिस्टेंस बेटा इधर डिवाइड है, डिस्टेंस इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप और कीजिए, के इज अ कांस्टेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त दोनों के चार्जेस को भी आपने रखा हुआ है कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको बेटा कांस्टेंट लिख दूं, ठीक है जनाब, तो इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि अब आप अगर इस ग्राफ के ऊपर कोई सी भी दो पॉइंट ले लें और दो पॉइंट लेकर उनका प्रोडक्ट करें, तो आप देखिएगा उनका प्रोडक्ट आएगा कांस्टेंट। उनका प्रोडक्ट आएगा कांस्टेंट। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में आया कि मैं 20 डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ले लूं, तो 20 डिस्टेंस के ऊपर ये वाला पॉइंट है। और फिर मेरे दिमाग में आया, आपकी मर्जी है, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, 30 वाला पॉइंट ले लें, ये भी बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। ठीक, और अगर आप चाहें तो ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं कि ये वाला पॉइंट भी रीड करना बड़ा आसान है। ये रीड करना आसान है, ये बीच वाला शायद रीड करना मुश्किल हो। तो मैंने 20 वाले को हटा दिया, ये वाला पॉइंट ले लिया। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, डिस्टेंस है 15, डिस्टेंस है 15, तो मैंने डिस्टेंस की जगह लिखा 15। ठीक, अच्छा 15 के साथ आप एक्सपोनेंट लिखें तब भी आंसर वही आना है, कांस्टेंट एक जैसा आएगा। और डिस्टेंस नहीं लिखें तब भी कांस्टेंट वही वाला आना है। तो मैं तो नहीं लिख रहा जनाब, तो मैंने डिस्टेंस लिखा 15 का स्क्वायर। और इस 15 पर ऊपर जाके देखें तो जो फोर्स आ रही है इट इज 200। तो 200 इंटू 15 स्क्वायर। ठीक है जनाब, और इसका भी मैं एक्सपोनेंट नहीं लिख रहा। आप एक्सपोनेंट लिखेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट का नंबर कुछ और आएगा, लेकिन दोनों रीडिंग्स की वैल्यू सेम आना इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो सारे में आप जरा इसको बेटा सॉल्व करके बताइए। मैंने डिस्टेंस को लिया है 15 और डिस्टेंस 15 पे फोर्स मुझे 200 नजर आ रही है। उसके बाद मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ 30 और 30 वाले डिस्टेंस पे फोर्स मुझे नजर आ रही है 50। ऊपर वाले का क्या आ रहा है बेटा, 200 वाले का 4500 आ रहा है। और जब आप इसको करते हैं तो इस पे क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, अच्छा एक और जीरो आ रहा है। और नीचे वाले का वो भी 45, सेम ही आएगा। ठीक है जनाब, तो आपने क्या करना है, कोई से भी दो आपने पॉइंट लेना है और दोनों पॉइंट को लेके मैंने ये कैलकुलेशन करके प्रोडक्ट निकाल लेना है। और अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक्सपोनेंट भी अगर डाल दोगे तो सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, पर आएंगी दोनों की सेम। जो नंबर यहाँ लिखा होगा वही नंबर यहाँ लिखा होगा। तो मार्किंग स्कीम में स्पेशली बात लिखी हुई है कि एक्सपोनेंट आप लिखे ना लिखे, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इफ टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल then their products remain constant, and in this question they are following inverse square law। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में जाहिर सी बात है डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर भी करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जनाब आप यहाँ पर शो करेंगे, तो शो करके आपने प्रूफ कर दिया। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। आप लिख देंगे जनाब, एज कांस्टेंट वैल्यू रिमेन सेम, एज कांस्टेंट वैल्यू रिमेन सेम, so it obeys इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है जनाब, तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो ग्राफ है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है जी, कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही है। उसके बाद बड़ा नीचे आ गए, टेंजेंट क्या मतलब, अरे नहीं नहीं, वो तो ग्रेडियंट निकालने के लिए होता है ना बेटा। ये ग्रेडियंट तो यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस का ग्रेडियंट का तो कोई दूर दूर तक बेटा नामो निशान कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। बस इतनी सी बात देखो। अगर ये, अच्छा मैं चलो आपकी वाली बात को भी आगे बढ़ा लो, अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती तो फिर हम उसके कोई से भी दो पॉइंट पकड़ के ग्रेडियंट निकालते।
और ग्रेडियंट रिमेन सेम, ग्रेडियंट शुरू से आखिर तक कोई से भी तीन, फिर हम 3 पॉइंट उठाते, दो का ग्रेडियंट फिर दो का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट सेम आ रहे होते तो हम कहते हैं हाँ भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। हाँ तो बस दो ही चीजें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दोनों का प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, कोई से भी 2 पॉइंट उठाओगे ग्राफ के ऊपर और उन सब का प्रोडक्ट मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा बेटा आगे चले, कह रहे हैं द चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर का जो चार्ज है, द चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर का जो चार्ज है, कह रहे हैं इट इज 100 टाइम्स द चार्ज ऑन द बॉल। ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं कि बॉल के चार्ज का नाम रख देता हूं क्यू, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट भी करना है। ठीक है ना, कैलकुलेट भी करना है। अलबत्ता चार्ज ऑफ स्फीयर इट इज इक्वल टू 100 टाइम्स चार्ज ऑफ बॉल। बॉल को मैंने खाली बी नहीं लिखा, बस खाली क्यू लिख दिया क्योंकि ये मैंने कैलकुलेट करना है। तो पहले बेटा ये कंडीशन कॉपी करें। कंडीशन क्या है, स्फीयर का चार्ज 100 टाइम्स चार्ज ऑन द बॉल है, ये कंडीशन है। अब क्यू कैलकुलेट करना है। अब इस क्यू को कैलकुलेट करने के लिए ऊपर से देखते हुए आओ, क्या उन्होंने कोई भी शुरू से आखिर तक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है? नहीं सर, ऊपर पैराग्राफ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो एक बात तो पक्की है कि आपने जो भी काम करना है, करना ग्राफ में से ही है, करना ग्राफ में से ही है। अब ग्राफ में से क्या कर सकते हैं, तो आप जरा देखिए, मैं आपको बताऊं ग्राफ में से आप क्या कर सकते हैं। ग्राफ में आप कर ये सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाला पॉइंट उठा लेता हूँ, ये वाला मैंने पॉइंट उठा लिया, मैंने लिखा जनाब एफ इक्वल टू के, चार्ज ऑफ स्फीयर, चार्ज ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है जनाब। अच्छा अब आप ऐसा करें कि सिर्फ चार्जेस को एक तरफ छोड़ दें, सिर्फ चार्जेस को, बाकी सारे नंबर उधर लेके चले जाए। तो उधर लेके जाने का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर उधर ले जाए, के उधर ले जाए। बेटा जरा इसको कॉपी कीजिएगा, इसमें साथ साथ चलेगा क्योंकि ये भारी पड़ जाएगा सवाल। जरा लिखिए इसको बेटा, लिख के कीजिएगा, विदाउट राइटिंग आप ये नहीं पकड़ पाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। इस पूरे क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं, इसलिए मैंने ग्राफ पे से एक पॉइंट पिक किया, कोई सा भी पॉइंट पिक कर ले, मुझे ये पॉइंट अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी क्लियर है 30 और फोर्स भी बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा जरा मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अच्छा वैल्यूज पुट करने में मैं थोड़ा लेफ्ट साइड पे जाना चाह रहा हूँ। जरा देखिए सबसे पहले लिखिए फोर्स, फोर्स की वैल्यू है 50, पर पूरी लिखिएगा क्योंकि ये इस दफा कांस्टेंट प्रूव नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरी प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। 50 और 50 का एक्सपोनेंट है -3, ये फोर्स हो गई। डिस्टेंस पाए सर, डिस्टेंस है 30 और 30 का एक्सपोनेंट है -3 स्क्वायर के साथ, के की वैल्यू 9, एक्सपोनेंट 9। ठीक। और जहां लिखा हुआ है क्यू एस, जहां लिखा हुआ है क्यू एस, तो क्यू एस की जगह बेटा ये वाली कंडीशन पुट कर दो, क्यू एस की जगह बेटा ये वाली कंडीशन पुट कर दो। क्यू एस है 100 टाइम्स क्यू, क्यू एस है 100 टाइम क्यू। हाँ रुके रुके, हाँ मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, ये बेटा मैंने स्पेयर का चार्ज लिखा है और ये बॉल का चार्ज क्यू एस है ये। हाँ सारी बेटा मुझे पूरा का पूरा ये नंबर सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है। 5 एक्सपोनेंट -50। ठीक है जी। एंड इट इज इक्वल टू 100 टाइम क्यू इंटू क्यू। 100 बेटा जो वहाँ मल्टीप्लाई है, मैं आपसे बोलूँ यार 100 को भी इधर लेकर आ जाओ, तो 100 भी बेटा मैं इधर लेकर आ गया, और 100 से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्यू इंटू क्यू बन चुका है, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा 5 एक्सपोनेंट -30, और ये बन चुका है क्यू स्क्वायर, ये बन चुका है क्यू स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बनेगा, और जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो मुझे मिल जाएगा क्यू, और अल्लाह करे कि ये क्यू हमारा बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली हो। आप जरा मुझे बताएं, मैं मार्किंग स्कीम से जरा इसके आंसर पे एक नजर मारता हूँ। अच्छा रुक जाए, ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 6, ये आगे जी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आंसर लिखा हुआ है जी, अब आप बोलिए आपका आंसर क्या है। अच्छा इसमें लिखा हुआ है 7.2 एक्सपोनेंट -9।
अब इसमें क्या गलती हुई है हमें नहीं पता भाई। 7.1 7.2 तक तो सही है। एक्सपोनेंट में क्यों ये वाले टू। हाँ जब ये ऊपर आएगा तो ये 17 हो जाएगा, क्योंकि 100 के दो जीरो पर आएगा -2। तो 7.19 आ रहा होगा ना यार, 7.19 आ रहा होगा। अच्छा 7.07 है, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख देते 7.1। और ये आ रहा है एक्सपोनेंट -9। और मेरी इसमें गलती थी भाई कि मैंने इस वाले दो जीरो को जब इसके साथ मिलाया तो ये -17 पे पहुंचा देगा, ना कि -13 पर। इसलिए ये आ रहा है 7.1 एक्सपोनेंट -9 कूलम। तो ये सवाल मैं मानता हूँ कि बड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, इन दिस सेंस कि क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई थी। अब बच्चा सोचे यार जब वैल्यू नहीं दी हुई तो मैं सवाल कैसे सॉल्व करूँ। तो मैंने क्या बताया, आप ग्राफ के ऊपर आ जाए ना, ग्राफ दिया, ग्राफ के ऊपर अपनी मर्जी से कोई सा भी पॉइंट पकड़े। मैंने पॉइंट पकड़ा 30 वाला, 30 के ऊपर फोर्स थी 50 एक्सपोनेंट -3, डिस्टेंस 30 एक्सपोनेंट -3। यहाँ से मैंने ये रिलेशन उठाया कि चार्ज ऑफ द बॉल, ठीक है जनाब, स्फीयर के चार्ज के साथ इस तरह कनेक्टेड है। उसको मैंने पुट करा। अनस भाई बताएं सवाल भारी पड़ा या समझ में आ गया? ये अनस भाई आ गया समझ में? चलें ठीक है। और इसको अगर आपने लिख के किया होगा तो पकड़ लेंगे, अगर लिखा नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। ये सवाल सिर्फ देखने वाला नहीं है, हाँ देखने वाला नहीं है, लिखने वाला है। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब जरा इस पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पहले तो पूरी स्टोरी पढ़ें, ठीक है। आप पूरी स्टोरी पढ़ लें, जबकि ईमानदारी की बात है स्टोरी में सिर्फ इतनी सी बात काम की है कि जब लेजर की लाइट पड़ती है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक देती है। बस ये सेंटेंस काम का है। अब आप खुद बताइए, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में से निकल जाए, किसी एटम में से निकल जाए, तो अनस तुम बताना एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से कितना चार्ज आएगा। किसी सैंपल में से, किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +1। 1 नहीं आएगा यार। अगर आप इसको बोले तो यूं कह सकते हैं +1 E आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना तो 1 E। अब ई को कूलम में कन्वर्ट करके बोलो, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में कूलम करते हैं। जी, मैं ये आपसे कहलवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने आपकी वर्डिंग को पहले उसी को फॉलो किया कि आप सही सोच रहे हैं सर। उसके बाद आज केमिस्ट्री की लैंग्वेज में +1 आ गया, लेकिन वो तो +1 आता है ना, वो पूरी टर्म होती है +1 E। ठीक है, केमिस्ट्री में +1 चलेगा, फिजिक्स में चलेगा +1 E। और फिजिक्स में चलता है कूलम। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो ये तो चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस चार्ज को लाने के बाद पहला वही इनका फेवरेट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का होता है हमेशा, कि प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। ठीक है जनाब, तो ये 3 नंबर तो आप फ्री के ले लेंगे हर सवाल में, हर साल बोलेंगे भाई मुझे 3 नंबर तो आप पहले फ्री के दे दें। आपको 3 नंबर फ्री के मिल गए। अब सवाल में आ रहे क्वेश्चन यार, ये है कि जो सैंपल है ये दोनों प्लेटों के बिल्कुल बिटवीन में रखा हुआ है। अब मुझे अनस तुम यार ये बताओ, दो प्लेटों के बिटवीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चीज कांस्टेंट होती है और क्या चीज कांस्टेंट नहीं होती? हाँ इलेक्ट्रिक, हाँ सही 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 बोल रहे हो। है नहीं पता नहीं, नहीं नहीं पता नहीं क्या आप कह रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं यार, ये कहाँ था नल पॉइंट का? इसमें तो नल पॉइंट होता भी नहीं है, बिल्कुल ही आप उल्टी बात कर रहे हैं। नल पॉइंट तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बिटवीन में होता है या दो नेगेटिव के बिटवीन में होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो नल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा चले और आगे चले, ताकि आपके बोलने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, खुदा ना आज तक कोई मैं गंदा नहीं कर रहा आपको, ठीक है ना। अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया, इट इज नॉट अ नल पॉइंट। द लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव प्लेट, द राइट साइड इज नेगेटिव प्लेट और जीरो पोटेंशियल। तो नल पॉइंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बताएं मुझे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या खास बात होती है? हाँ। अच्छा पहली बात तो ई जो है ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता भाई, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हो सकता है आप बोलने में गलती कर रहे हो, लेकिन आपकी ये वाली बात सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है। जब आप बोल रहे होते हैं तो हम बीच में आपको टोकना नहीं चाहते, इसलिए मैं पहले का पहले पूरा बोल रहे हैं
लेकिन आंसर क्या आपने सही बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही। अच्छा वी के बारे में बताएं, वी के बारे में आपकी क्या राय है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वी कैसा होता है? कांस्टेंट नहीं होता, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अब मैं इसको आगे खुद से बढ़ा देता हूँ कि यहाँ सर पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पोटेंशियल 4000 होगा, लेकिन अगर ये दरमियान वाला पॉइंट है तो दरमियान में ना जीरो होगा ना 4000 होगा, दरमियान है ना, तो सर बीच में 2000 होगा, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वक्त स्पेयर सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर पे, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 2000 होगा। ठीक, और मैं आपके साथ एक और बात इसमें बढ़ाना चाहूंगा, फिर मैं आगे लेके जाऊंगा, और ये आप दोनों बच्चों को सवाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दो प्लेट है, और मैं वैल्यू भी वही वाली ले रहा हूँ, ये 4000 है, ये जीरो है। ठीक, इन दोनों प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस उसने नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस उसने नहीं दिया हुआ, चलेंगे डिस्टेंस नहीं, ये रहा डिस्टेंस, ये 1.5 है, इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस 3 मीटर है। चलो ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस 3 मीटर तो नहीं लूंगा मैं, 3 सेंटीमीटर मैंने लिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे यार ये बताओ कि अगर मैं 0 वोल्ट से 0 वोल्ट से 2 सेंटीमीटर इधर आ जाऊं, 2 सेंटीमीटर इधर आ जाऊं, तो 2 सेंटीमीटर इधर अगर आप मुझे बताइए यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? बिल्कुल बिटवीन में तो अभी आपने बता, मैंने खुद ही बता दिया 2000 होगा, बिल्कुल बिटवीन में 2000 होगा। 2 सेंटीमीटर पे कितना वोल्टेज होगा? हाँ बेटा अनस, आप हमें बताएं, 0 वोल्ट वाली प्लेट से 2 सेंटीमीटर दूर चला जाऊं तो वहां पे वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि अभी आपने खुद कहा है वोल्टेज सेम नहीं होता सब जगह। हाँ, 1000 होगा। आप आप क्या कहते हैं सारे बेटा, कितना होगा? जी, जरा सुना बेटा, वोल्टेज सर डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का है तो वोल्टेज 4000 है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। सर जब आप डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर देंगे तो वोल्टेज क्या होगा? तो इसमें वो यार अंदाजा तो नहीं लगाएंगे ना अनस भाई, आपने तो अंदाजे से लगा दिया 1000 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वोल्टेज की वैल्यू आएगी। ठीक है बड़ा, जहन में रखेंगे इस बात को। ठीक है। अच्छा एक और सवाल कल मैंने देखा, और वो सवाल जो था वो पता नहीं एडेक्सल का था किसका था, लेकिन सवाल था वो भी मजे का, मजे का मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड था। उसने कहा कि सर यहाँ पे वोल्टेज वी है, और यहाँ पे वोल्टेज V+3 है, जहाँ वी है वहाँ पे V+3 है। ठीक है, और V+3 में अब आपसे ये कह रहा है कि बताइए 2 सेंटी, और टोटल डिस्टेंस चले मैं ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन है बताइए कि 2 सेंटीमीटर दूर पे कितना पोटेंशियल होगा? हाँ सारे भाई, इसमें आप भी फंसेंगे। और ये सवाल है एडेक्सल का ही, ये सवाल है एडेक्सल का, मैं कल और सर्च कर रहा था एडेक्सल के सवाल, उसमें मुझे ये सवाल नजर आया एक जगह जी। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, देखो ये 4000, मैं लास्ट क्वेश्चन से तुम्हें रेफर करा रहा हूँ, 4000 ये जीरो, तो पता ना इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना था? हाँ 4000 डिफरेंस था ना, माइनस करके आया। इसी तरह V+3 और V में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है? जी पहुंचे आप मेरी बात तक, माइनस करके डिफरेंस निकालते हैं। हाँ, यहाँ तो देखिए बिल्कुल सिंपल वैल्यू है, 0 और 4000, तो आपने आराम से 4000 बोल दिया, इसमें आप परेशान हो गए। अच्छी बात है मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। ये तरह की का होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस माइनस करके निकालते हैं, तो V+3 और V का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस इज 3, तो 6 सेंटीमीटर पे डिफरेंस 3 का है, तो 2 सेंटीमीटर पे फिर वो डिफरेंस कैलकुलेट करवा रहा था आपसे। हाँ वो जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लोगे ना, फिर आप लिखोगे 6 सेंटीमीटर पे इतना, 6 सेंटीमीटर पे 3, 2 सेंटीमीटर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। अनस आपने बेटा मेरी बात पकड़ी जो मैंने आपको समझाई? अनस, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं पकड़ी तो पूरी पूछो ना यार। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा जब, हाँ जब टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया, उस लास्ट क्वेश्चन में ये डिफरेंस था 4000 माइनस जीरो, इसमें डिफरेंस कितना है 4+3, सॉरी V+3 माइनस वी, तो V से V कट गया, तो अब आप देख लीजिए कि सर 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वोल्टेज का डिफरेंस है 3, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस 3।
एंड नाउ आई एम आस्किंग कि अगर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का हो तो वोल्टेज बताएं, तो अगेन यू विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई और इसमें से आप वोल्टेज निकाल लोगे। तो सिखाना ये चाह रहा हूँ, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, काफी लंबी हो गई सर। दो प्लेटों के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अनस आपको स्पेशली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेटों के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, कहीं तब्दील होता ही नहीं है, बट वी इज नॉट सेम। v is the potential difference and it depends upon distance between the plates। ठीक है जनाब, नंबर वन। नंबर टू, total potential difference between the two plates is the difference of their potential। in this question v and v plus 3, so their difference is 3, and this difference 3 is at a distance of 6 centimeter, and now we have to calculate potential difference at 2 centimeter, then by using relation cross multiply you can calculate v। तो ये मैंने आपको नॉलेज दे दी है जो यकीनन आपके आगे चल के काम आएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने सवाल की तरफ। इस सवाल पे आ जाए तो इसमें जो इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की वो ये कि देखो 0 और 4000 के बिटवीन वोल्टेज हर जगह 4000 नहीं होगा। इफ द सैंपल इज एट द मिडिल, तो अनस बताना बेटा बिल्कुल मिडिल पर है, तो इस जगह पर वोल्टेज कितना होगा? बिल्कुल मिडिल पर है अनस बेटा, द सैंपल इज एट द मिडिल, अगर बिल्कुल मिडिल पर है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? वो 4000 है, ठीक है ना, 4000। देखो ना 4000 और जीरो का डिफरेंस, डिफरेंस भी ले लेना, 4000 और जीरो का डिफरेंस 4000, और 4000 के बिल्कुल बिटवीन में आऊंगा तो 2000। ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको अब मुश्किल करके दे रहा हूँ, ये 4000 है, ये 2000 है। अब बताना सेंटर पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा सेंटर पे, अनस बेटा। ये 4000, ये 2000, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बोलो? 2000। ठीक है। अब इस 2000 का मिडिल कितना हो गया? 1000, क्योंकि मिडिल पे खड़े हैं। ठीक है। तो v की वैल्यू डिपेंड करती है दोनों प्लेटों पर टोटल कितना डिफरेंस है। उस टोटल डिफरेंस को बीच में लेकर आओगे तो आधा हो जाएगा। खैर मैंने काफी लंबी कर दी लेकिन सिखाना जरूरी था भाई। एट द सेंटर द वोल्टेज इज 2000, 2000 लेके चलूंगा तो ये आंसर आएगा, वरना ये मेरा आंसर आएगा भी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा ये है कि जो सैंपल है उस सैंपल में क्या खास बात है? सर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसलिए उसके ऊपर सेंटर पे समझो इतना चार्ज रखा हुआ है। इट इज द चार्ज ऑफ सैंपल, इट इज द चार्ज ऑफ सैंपल। ये चार्ज ऑफ सैंपल छोड़ दिया हमने, जैसे ही छोड़ा तो ये चार्ज किसी एक तरफ भागेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, और जब ये नेगेटिव प्लेट पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड इतनी होगी, ये हमने शो करना है। हमने शो करना है कि जब ये सैंपल इस जगह पहुंचेगा, 0 वोल्ट पे पहुंचेगा, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक, तो याद रखना कभी भी स्पीड कैलकुलेट करना हो, स्पीड, तो स्पीड स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि जनाब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो सर चार्ज पार्टिकल में होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं तो चार्ज पार्टिकल भागता है, जब चार्ज पार्टिकल भागता है तो उसमें आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। क्या ये वाली बात बेटा अनस समझ में आती है? व्हेन यू प्लेस अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने उसको होल्ड किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना, जब आपने पकड़ के रखा हुआ है तो खुद देखिए ना इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है इसको, लेकिन आप पकड़ के रखे हुए हो, तो इसका मतलब है कि आपने पकड़ने के लिए इसको रोक के रखा हुआ है, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही छोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी में। यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा मशहूर है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो शायद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ी बहुत गड़बड़ करें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले मैं पूछूंगा अनस से। आज लाइबा का माइक्रोफोन खराब है इसलिए लाइबा मजे से क्लास सुन रही है खाली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आप हमें बता सकते हैं अनस बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? यस या नो करें बेटा जल्दी से अनस, बता दें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हाँ, और मुझे याद है मैंने आपको लास्ट वीक इसके फार्मूला शीट भी बना के दी है। नहीं याद आ रहा? यार ये जरा देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज।
वोल्टेज और चार्ज का प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वीक मैंने ये फार्मूला कराया आपको, ठीक। और ये भी आपको याद दिलाऊं, इस वी का भी एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, के क्यू अपॉन आर, ठीक। खैर ज्यादा लंबी हो गई इसलिए अभी इसको हटा लें, खाली इतने से काम चलाएं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। लिखिएगा बेटा, वोल्टेज इनटू चार्ज। पर बेटा याद कर लो यार, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वोल्टेज एंड चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब इस वोल्टेज को देख के ना हर बच्चा, किसी को भी मैंने पढ़ा के देखा, वोल्टेज को 4000 लिखवा देता है। और इसीलिए मैंने 4000 को सेव करने के लिए इतनी मेहनत की है भाई, कि अगर वो सेंटर पे रखा हुआ है तो सेंटर पे वोल्टेज 4000 नहीं होगा, सेंटर पे वोल्टेज कितना होगा सर, प्लेटों के दरमियान सेंटर पे वोल्टेज होगा 2000, ठीक है बेटा, 2000 होगा। फिर लिखा हुआ है क्यू, क्यू इज द चार्ज। आपको पता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ठीक। सर ये टू वाला डिवाइड है, डिवाइड वाला टू बेटा उधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने टू उधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये वाला m मल्टीप्लाई है, m सर माना कि डिवाइड होगा, ये m बेटा मैंने यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, ये v स्क्वायर। पहले बेटा यहाँ तक कॉपी करो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, वोल्टेज दोनों प्लेटों के दरमियान वोल्टेज 2000, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, डिवाइड वाला 2 माना कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला मास माना कि डिवाइड, वेलोसिटी का स्क्वायर के साथ। अब आप अगर कैलकुलेटर में ऊपर वाले सारे नंबर लिख के मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बेटा वही नंबर आएगा जो उसने शो दैट में कहा, 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 16 आएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय m एंड इट इज इक्वल टू v। तो ये आ गई जनाब वेलोसिटी। इन सवालों में क्या सीख रहे हैं सर, हम सीख रहे हैं कि कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड पूछे तो स्पीड के लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज हाफ एम वी स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज v into q। v is the applied voltage, q is the charge। इस क्वेश्चन में वोल्टेज 4000 नजर आ रहा था, लेकिन वोल्टेज एट द सेंटर बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इट विल बी हाफ वैल्यू, एंड द हाफ वैल्यू ऑफ 4000 इज 2000। उसके बाद मास, मास की वैल्यू दी भी नहीं है इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। क्या अनस बेटा आपने इसको कॉपी कर लिया? अच्छा, कि अगर आपने इसको भी कॉपी कर लिया हो तो और आगे चले। कह रहे हैं जनाब, द डिस्टेंस बिटवीन द होल इन द प्लेट एंड डिटेक्टर इज 1.5 मीटर, इट इज द डिस्टेंस, एंड द टाइम इट इज द टाइम। यार ये बताओ, डिस्टेंस और टाइम दे तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार, सर डिस्टेंस और टाइम दे रहा है ना, तो पक्की बात है वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जनाब। अब क्या पूछ रहा है उसको छोड़ो, पहले वेलोसिटी निकालें। तो डिस्टेंस है सर 1.5 मीटर और टाइम है 23 माइक्रो सेकेंड, ठीक। सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। सारे में अगर हमें बता दें वेलोसिटी बेटा, 65217, ठीक है जी। ये उसकी होगी वेलोसिटी, मीटर में डिस्टेंस है तो मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट मास। वेलोसिटी पता है, मास पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर अभी भी लास्ट क्वेश्चन में ना उसने आपसे एक इक्वेशन बनाई थी, इस इक्वेशन को यूज कर लें। और इस इक्वेशन में बेटा जरा देखिएगा, जहाँ वेलोसिटी लिखी है, वेलोसिटी की जगह मैंने नंबर लिख दिया 65217। लेफ्ट साइड के ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट को हटाने के लिए ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड कराऊंगा। ठीक है ना, मैंने स्पीड की जगह बेटा, इस वाली स्पीड की जगह स्पीड की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड देन कैलकुलेट मास। तो ये मास आप कैलकुलेट कर लोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना भी आप बच्चों को आती है, और इसको सेपरेट करना, एम कैलकुलेट करना, आई थिंक आप कर सकते हैं, ठीक है ना, अभी कर लेंगे आप।
उसके बाद जब पूरा क्वेश्चन पूरा का पूरा सेंसिबल वे में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, तो आखिर के 2 नंबर वो आपसे ऐसे पूछेगा जिसका आंसर करना के लिए फिजिक्स कम और दिमाग के अंदर कॉमन सेंस लेकर आना जरूरी है। कॉमन सेंस के अंदर कहते हैं, कह रहे जनाब जो हमने ऊपर अभी भी टाइम कैलकुलेट किया है ना, इस टाइम में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। देयर इज सम अनसर्टेनिटी, ये टाइम बिल्कुल पक्का नहीं है हमारा भाई, टाइम निकालने में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो कह रहे हैं यार कोई ऐसी 2 बातें बताइए। सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब है आप कुछ भी मशवरा दे सकते हैं, कोई सी भी 2 ऐसी बातें सोचिए उल्टी सीधी जिसकी वजह से ह्यूमन एरर। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ ये वाली बात। अच्छा एक बात है आपस की, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो, हाँ वो तो है, लेकिन ये जो माइक्रो सेकंड में टाइम होता है ना, माइक्रो सेकंड कभी भी स्टॉप वॉच से टाइम कैलकुलेट करते ही नहीं है। ठीक है जनाब। तो ये कभी भी स्टॉप वॉच से नहीं कैलकुलेट करते, यकीनन इसके अंदर उन्होंने कोई CRO या कोई बहुत सेंसिटिव हाई इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ होगा, रखा हुआ होगा। लेकिन जो बात अनस कह रहे हैं, मैं अनस की बात को रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं यही लिखूंगा कि टाइम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन, इट मे बी अनसर्टेन। ठीक है जनाब। टाइम की वैल्यू भाई बहुत छोटी है सर, अब टाइम की वैल्यू बहुत छोटी है तो, और ये बात लिखी हुई भी है मार्किंग स्कीम में, ठीक है ना बेटा अनस, इसमें ये बात लिखी हुई है, टाइम बहुत छोटा है और ह्यूमन रिएक्शन इतने जल्दी इतने कम टाइम में हम कर ही नहीं सकते, इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है। ये बात हमें सजेस्ट की है अनस ने। सारे में आप भी हमें कुछ सजेस्ट कर दें और क्या इसमें गड़बड़ हो सकती है। 0 एरर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपकी वाली बात को भी मान लेते हैं। अलबत्ता इसमें जो इसने जो आंसर लिखे हुए हैं बहुत सारों में से, उसमें से जो एक आंसर मुझे सेंसिबल लग रहा है वो ये कि प्लेटों के बिटवीन में हो सकता है कि परफेक्ट वैक्यूम ना हो। ठीक है। और उसमें थोड़ी बहुत एयर आ गई हो। ठीक। और अगर थोड़ी बहुत एयर आ गई तो ये मैं मार्किंग स्कीम में से आंसर लिख रहा हूँ, नॉट परफेक्ट वैक्यूम। हो सकता है कि प्लेटों के बिटवीन में परफेक्ट वैक्यूम ना हो। ठीक है जनाब। और जो पार्टिकल है वो कोलाइड कर रहा हो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ, और अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करने की वजह से, अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करने की वजह से हो सकता है कि इसके अंदर एरर आ रहा हो। ठीक है जी। इसके अलावा जो इन्होंने और बहुत सारे लिखे हुए हैं उसमें से एक ये है कि जब लेज़र लाइट हमने इसके ऊपर इंसिडेंट की ना, तो ये पढ़ा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए हों और मॉलिक्यूल में भी डबल आयोनाइज, इसका चार्ज डबल हो, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन, मतलब उल्टी सीधी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। उनमें से जो बात आपके दिमाग में आ गई, ठीक, अब एग्जाम में आप ये सारे आंसर याद करके तो जाने से रहे, तो जो भी आपके दिमाग में आ सकते थे हमने आपकी बातों को, अनस की बात को भी एक्सेप्ट किया है। अलबत्ता सारिन की बात को मैंने ज़्यादा इसलिए वाला नहीं लेके जा सका क्योंकि हम ह्यूमन एरर वैसे ही लेकर आ चुके हैं, और ज़ीरो एरर और ऑफ स्टॉप वॉच या आखिरी लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी, सारे हम आपकी बात को भी मान लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को इसने मार्किंग इसकी में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने आपकी बात को ज़्यादा लंबिया नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन आपकी बात भी है सेंसिबल। तो जनाब ये पीएमटी वाली शीट देखें, तो पीएमटी वाली शीट मैंने पूरी की पूरी कंप्लीटली आपको समझा दी है, और कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के बाद